इंडियन इकोनॉमी। तो इससे आपका ये टॉपिक आज खत्म होगा। पूरे को मिला के थोड़ा बहुत आगे पीछे छोटा कर लीजिएगा ताकि 30 मिनट में हो जाए। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सोशल characteristics सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है वो है डोमिनेंस ऑफ traditional rituals and customs. Everyone is associated with one's tradition and custom. Traditional belief, traditional belief and practices. Dominance of rituals, customs, every day is associated with one's traditional custom, traditional belief and practices. This has direct effect on saving and expenditure. This has a direct effect on saving and expenditure. This has direct effect on saving and expenditure. And thereby
slow rate of saving and slow rate of capital formation. Capital formation. Huge expenditure on marriage and death. Expenditure on marriage and death. Rituals and rituals and custom, rituals and custom celebrations. Dominance of traditional rituals and customs. ये Marshall in 1890. Marshall in 1890 in his book, The Principle of Economics. Marshall in 1890 in his book, The Principle of Economics, had used Indian cases at two places. In his book. One related to traditional compulsory expenditure.
celebrations like marriage and death. And second, about defective land records. And about second, about defective land records and problem. Second, about defective land records and problem of tenancy reform. Problem of tenancy reforms as part of land reform. As part of these two conditions are still present in 2020. आज भी पूरे भारतवर्ष में ये दोनों बात अभी भी मौजूद है। टीएनसी रिफॉर्म जो है नहीं हो पा रहा है लैंड रिकॉर्ड के कारण। अब काम चल रहा है कि इसका रिकॉर्ड हम कंप्यूटराइज करें, ये करें, और बहुत सारा जो है प्रॉब्लम इससे जुड़ा हुआ है जो विकास में बाधक है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड जो है dominance of caste, system and
dominance of caste systems and dominance of different religion in Indian economy dominance of caste system and dominance of different religion system in Indian economy during British India government and after independence this caste and religious division have entered into vote bank. This this leads to slow rate of this leads to slow rate of de slow rate of development projects. This leads to slow rate of development projects approval. This leads to slow rate of development project approvals. Differences exist and development projects are in differences exist and developed projects are not
फाइनलाइज्ड। अब मेट्रो ट्रेन बनाना है, उसका जमीन लेना है, अब किस एरिया से जा रहा है। बुलेट ट्रेन का आया था, उसमें देखे कि बहुत सारे लोग उसको जमीन नहीं देने का बात कर रहे हैं, और जबकि कहीं केरला इस सब में देखिएगा 33,000 एकड़ जमीन आपसी मत से व्यक्ति उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए दे दिए। मेट्रो ट्रेन बनाना है तो ठीक है। और उसमें क्या किया कि पहले था कि जमीन वाले से जमीन ले लिया, उसको निकाल दिया। अब जमीन वाले को जमीन ले लिया और उस जमीन निकलने का तो कहाँ जाएगा, इसका सेटलमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जमीन लिया गया तो जनरली हजारीबाग में तो ट्राइबल लैंड है, रेलगाड़ी उसमें हजारीबाग में लगाया गया। हजारीबाग से देवघर तक बीच में जंगल उंगल था तो बहुत डिफिकल्टी हुई, लेकिन फाइनल हो गया। उसी तरीके से केरल में जब ये मेट्रो ट्रेन बनाने का जब था तो जमीन नहीं दे रहा था, तो इसी तरह से करने के बाद आपस में सब मिल के तैयार हुआ और कहा कि ठीक है, इसमें जो मालिकाना हक है जिसको कहते हैं शेयर स्टॉक, उसमें कन्वर्ट कीजिए और जिसका जमीन गया है उसको उतना शेयर में हिस्सा दीजिए। तो कंपनी तैयार हो गई, तो इससे उसको तो काम करेगा उसके बाद ही उसको प्रॉफिट होगा, काम नहीं होगा तो उसको पैसा रहते हुए उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो वहां सफल हो गया और सारे को जॉब मिल गया, तो जॉब भी उस कंपनी में मिल गया, मेट्रो में मिल गया मान लीजिए। और उसको उसको जो स्टैक है, स्टैक होल्डर के रूप में हो गया, स्टैक होल्डर के रूप में मालिक भी हो गया और इसका जमीन भी हो गया। इस तरह का फाइनलाइजेशन नहीं होने के कारण आप देखिएगा वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है, वो टाटा का प्रोजेक्ट था नैनो का, वो लास्ट मोमेंट में जब बन के तैयार हो गया तब अप्रूवल नहीं दिया और 15,000 करोड़ रुपए का टाटा को लॉस हुआ। और गुजरात की सरकार उसको इनवाइट करके दी जमीन, और नैनो जो है गुजरात में बन रहा है। दिल्ली का मेट्रो जो चल रहा है उसका मेट्रो का सारा पार्ट्स जो है गुजरात में बन रहा है, केवल वहां से आता है और यहाँ फिट होता है। तो जमीन जो है अगर कास्ट और रिलीजन के नाम पर गोलबंद हो जाइए और आप नहीं दीजिए तो फिर आगे का कोई भी काम, डेवलपमेंट वर्क नहीं होता है। तो दस कास्ट system and religious system are systems are
good if they combine together in positive way for development of Indian economy. म्यूट है सर। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पहला देखे डोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल रिचुअल एंड कस्टम। परंपरावादी जो हमारे यहाँ का तरीका है, रीति रिवाज है, कस्टम है, वो इतना जड़ इसका मजबूत है कि एकदम किसी भी फंक्शन को देखिएगा खूब ऑर्गेनाइज रूप में मनाएगा और उसका सारा फंडिंग जो है वो जनता से होता है। करोड़ों रुपए का खर्च उसमें होता है और दैट इज कलेक्टेड, डायरी मेंटेन रहता है, बताता है कि कितना चंदा पिछला बार आप दिए थे, और एक सिस्टम पूरे इंडिया में बना हुआ है हर जगह। और फिर कस्टम है, ट्रेडिशन है, इसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका सही रूप से उपयोग करें तो उसमें कोई हानि नहीं है और देश के विकास के लिए भी उसी तरह का एकजुटता दिखाना चाहिए। तो मार्शल सोचिए 1890 में जब पूरे किताब को लिख रहे थे तो इंडिया को एट 2 प्लेसेस इंडियन केस को कोट किए, और वो बात आज भी है। आज भी लैंड रिफॉर्म, टीएनसी रिफॉर्म का प्रॉब्लम बना हुआ है, और आज भी मैरिज और डेथ का खर्च देख रहे हैं। कोरोना आने पर सबका खर्च कम हो गया, गवर्नमेंट का कानून बन गया, कर गया है कि नहीं सर? कानून राजस्थान में लागू हो गया, डेथ वाला नहीं मनाने। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा बाधक तत्व के रूप में, क्योंकि फंड जो है वो सरकार का जो सेविंग है वो निगेटिव होता है, जीरो होता है। आप कॉर्पोरेशन जो है उसका भी सेविंग एकदम मिनिमम होता है। मैक्सिमम सेविंग जो है हाउस होल्ड का है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो है इसी का सेविंग सबसे ज्यादा होता है और इसी के सेविंग पर देश चलता है। अब सोचिए जनधन योजना में 100 रुपया रखा गया तो उसको मल्टीप्लाई के करोड़ों रुपए का फंड हो जाता है। और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास उतना फंड नहीं है जितना कि जनधन योजना में फंड है। सरकार भी भेज रही है तो किस अकाउंट में भेजती है? जनधन योजना में। तो सोचिए कि एक जगह से निकल कर दूसरे जगह फंड चला गया, अगर वो आदमी नहीं खर्च किया तो सेविंग के रूप में वहीं पड़ा हुआ बैंक में। हम लोग सभी जानते हैं कि बैंक में पैसा आया नहीं
वो क्रेडिट क्रिएशन का तरीका लगाता है और अधिक से अधिक कर्ज के रूप में बाजार में लिक्विडिटी को लाता है। तो इसलिए कहता है कि ये दो सोशल रिचुअल कस्टम का और कास्ट सिस्टम और रिलीजन सिस्टम का ब्रिटिश पीरियड में ही असर था, और उसका असर ऐसा भयानक हुआ कि हम लोग का देश भी रिलीजन सिस्टम पर बट गया, दो कंट्री में बांट दिया। संजोग मनाइए कि उस समय ऐसे नेता थे कि 565 राजे रजवाड़े को मिला लिए और मिला के यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाए। आजकल का जो नेता है जो कमजोर दिल वाला है, तो वो कहता कि ठीक है, जो नहीं मानता उसको छोड़ दीजिए। तो उससे करने पर आपका इंडिया इतना बड़ा लार्ज नहीं होता। विश्व में इंडिया का क्या पोजीशन है साइज में? सातवां ही। हाँ, एरिया में 7वां ही है। एरिया में 7वां है ना, तो 193 कंट्री में 7वां पोजीशन पर है। दूसरा पोजीशन पर है पॉपुलेशन में, और 7वां पोजीशन है जमीन में। टेक्नोक्रेट्स के रूप में भी लीजिएगा तो वो भी आईटी सेक्टर में अभी पोजीशन इसका अच्छा है। तो कहता है कि थोड़ा सा चेंज होने से बहुत सारा असर दिखता है, और नहीं तो उसी झंझट में पड़ा रहेगा। लाइन, रेलवे लाइन जा ही नहीं पाएगा क्योंकि बीच का लोग तैयार नहीं है। मेट्रो लगाने के लिए कोई का मकान ढहेगा ये निश्चित है, तब जाके मेट्रो जाएगा। तब उसके लिए ऐसा ऐसा जगह चुन रहा है मेट्रो के लिए जहाँ की वहाँ उससे सोल्यूशन नहीं होगा। उससे केवल मेट्रो लग जाएगा, लेकिन फिर वहां से उतर करके आपको ऑटो पकड़ के बहुत जगह जाना पड़ेगा। मेट्रो ऐसा होना चाहिए कि एकदम भीड़ की जगह से भीतर भीतर निकल जाए। तो जमीन देने को तैयार नहीं है, डर के मारे कोई पॉलिटिशियन जो है मकान तोड़ने का बात सोचता भी नहीं। और इस कारण से वो सही रूप से जो विदेश में देखिएगा एकदम रोड सीधा है, कोई भी उसके बीच में नहीं है। स्टेट रोड सीधा है और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट रोड में किए हुआ है, तो उससे गाड़ी का मेंटेनेंस रेट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। वियर एंड टियर का रेट घट जाएगा, स्पीड अच्छा रहेगा, आप डेस्टिनेशन पर बहुत राइट टाइम पर पहुंचिएगा। अब यहाँ है कि रेलवे लाइन गुजर रहा है, अब बगल में वो मकान एकदम सट जाता है। तो पहले पटना के ट्रेन सब लोग जाते थे या मुजफ्फरपुर में कहा, तो एकदम सट जाएगा, मकान से थोड़ा ही सा हट गया, किसी कारण से झटका लग गया तो मकान रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन नहीं, हम नहीं हटेंगे, रेलवे भी उसको नहीं हटा पाई। तो इसलिए कहता है कि डोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल रिचुअल एंड कस्टम, डोमिनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम और डोमिनेंस ऑफ डिफरेंस रिलीजन के बाद आता है नंबर 3, poverty and illiteracy. Poverty and illiteracy are two factors retarding poverty and illiteracy are two factors retarding the
economic progress and development of Indian economy. इसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पोवर्टी पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2। तो पोवर्टी अंग्रेज के जमाने में था, अभी भी था, अभी भी है, और ये खत्म होने वाला नहीं है। पोवर्टी कैन नॉट एंड। तो रिलेटिव पोवर्टी होता है कि किसी को 1 कार है, किसी को 2 कार है। हम लोग के यहाँ एब्सोल्यूट पोवर्टी है। एब्सोल्यूट पोवर्टी इज वेरी हाई। Absolute poverty and absolute poverty and relative poverty both are problem. Absolute poverty and relative poverty both are problems. But ultra poor, but ultra poor below poverty line, अल्ट्रा पुअर का मतलब हुआ जो पेंदी में है, सो at the bottom of pyramid. पैदल दिल्ली से पटना चला है। सबके कंधे पर एगो छोटा सा बैग, एगो झोला, छोटा सा बोरिया, कोई एगो चीज है जिसमें उसका टोटल सामान, तो उससे उसका पोवर्टी का इंडेक्स बतलाता है। हवाई जहाज में भी आप चलते हैं तो 15 केजी से 35 केजी तक ले सामान आप ले जा सकते हैं। और लोग चाह जाता है, अमेरिका जाता है तो बड़ा बड़ा बैग लेके जाता है, सब में सामान भरा हुआ है, आ रहा है चाहे जा रहा है। और दिल्ली छोड़ के पटना आ रहा है, केरल छोड़ के पटना आ रहा है, महाराष्ट्र छोड़ पटना आ रहा है, तो एगो बोरिया पीठी पर है बैग। थोड़ा स्मार्ट है तो बैग टाइप का है, और नहीं तो अपना झोला ही अपना बांध लिए हुआ है, सिर पर रखे हुआ है। तो अल्ट्रा पुअर बिलो पोवर्टी लाइन एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, जो एकदम आदमी का पिरामिड बनाइएगा, सबसे नीचे वाला आदमी जो है वो there
their conditions are playing as growth retarding factor. Growth retarding factor. Growth retarding factor. इलिटरेसी का मतलब हो गया इफिशियंसी कम होना। तो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि efficiency there is decrease in efficiency and performance in the development of Indian economy. There is a decrease in efficiency and performance in the development of Indian economy. अब उसके बाद है आपको टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको आता है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी in
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर and tertiary sector. Backward technology in primary sector, secondary sector, tertiary sector. Exist in most of rural sectors. This is root cause of under development in India. Backward technology in primary sector, secondary sector, tertiary sector. अब देखिएगा गांव में जो बस है वो सिंगल वाला है कि डबल डेकर बस है, कैसा है सुनीता? सिंगल सब जगह है। बेंगलोर में डबल है, बंगाल में भी डबल है, और मुंबई में डबल डेकर डबल। लेकिन बिहार में जो है बस डबल डेकर है। छत पर भी उतना ही आदमी बैठा रहता है जितना भीतर बैठा हुआ है। उससे ज्यादा। तो आप कौन टेक्नोलॉजी आप लगाए हुए हैं कि वहां पर डबल डेकर बस बनाने के लिए आप वहां के रोड को चौड़ा किए, उसके लेवलिंग को एकदम दुरुस्त रखे 100%, और बिहार में रोड नहीं भी है, खराब रोड भी है, फिर भी वहां डबल डेकर बस का उपयोग हो रहा है, सिंगल बस का। जी ऐसे ही लोग चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो हार्म पहुंचा रहा है आदमी के एफिशिएंसी पर, आदमी के हेल्थ पर। अब कैसे अभी है कि कोरोना वायरस आ गया तो डिस्टेंसिंग कीजिए। डिस्टेंसिंग तो नॉर्मल वे में भी होना चाहिए ताकि एक दूसरे का जो डिफेक्ट्स है, वायरस है, वो एक दूसरे को नहीं पकड़े। एक स्पेस होना चाहिए, इसलिए सीट का अरेंजमेंट देखिएगा। हवाई जहाज में सीट देखे तो वो देख के आपको आश्चर्य लगेगा कि घर पे ड्राइंग रूम में आप है, इतना स्पेसस। हम लोग कहा और आगे बढ़िए। मतलब कि इंटरनेशनल प्लेन जो है आपको उसका रूप रंग देखिएगा तो एक बड़ा सा मकान ही समझिए, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान उड़ रहा है, इतना
विशालकाय रहता है। किसी का टिकट सोने वाला है, बेड अगर है तो बैठिए, जब मन करे पैर पसारिए तो पूरा खुल गया, सो गया। तो उसका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम इज मनी। हम लोग के पास टाइम इतना है कि अब देखिए, यंग लड़का है और सड़क के किनारे कैरम बोर्ड लगा के दिन भर वहां खेल होता रहता है। रात को भी कभी कभी गुजर रहे हैं तो लाइट जला के खेल रहा है। कारण क्या है कि कोई वर्क ही नहीं है। पढ़ाई अगर वर्क है तो पढ़ाई भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहन, प्रेरणा ये होना चाहिए। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो चट से बोल देगा कि उतना तो पढ़े हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए, एमएससी हैं, बेरोजगार हैं। वो मैट्रिक फेल है तो वो टेम्पू चला रहा है, घर को वही चला रहा है। बड़ा ही विरोधाभास है, समझना मुश्किल है। जब तक सबका इफिशियंसी नहीं बढ़ेगा तो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी आपका अगर है कृषि में, उद्योग में और टर्सरी सेक्टर, मतलब हो गया कि सेवा, और सेवा अगर पूरा अच्छा से विकसित कर दीजिए तो हॉस्पिटल में इतना स्टाफ की जरूरत होती है, टेक्नीशियन की जरूरत होती है, लोअर ग्रेड स्टाफ, हायर ग्रेड स्टाफ, सुपर स्टाफ, तब डेवलपे नहीं किए हुए हैं। गांव का हॉस्पिटल है तो एगो रूम है, खिड़की दरवाजा क्या है नहीं है वो जाके देखिए। कंसेप्ट आपका क्या हो गया कि रूरल को आप अर्बन आदमी से डिफरेंट समझते हैं। यही है सोच हमारा, जो रूरल व्यक्ति के प्रति सोच अच्छा नहीं होने के कारण उस एरिया के डेवलपमेंट को आपने नेग्लेक्ट किया। जितना भी सिंचाई का साधन था वो साधन पहले पब्लिक सेक्टर का बोरिंग रहता था। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे 60s में, तो गांव में चले जाइए, पब्लिक सेक्टर का बोरिंग है, उसका पानी आराम से सब जगह जा रहा आ रहा है। धीरे धीरे वो बोरिंग खत्म हो गया और उसके बाद से वो सिस्टम घर हो गया, और जहां पर उसका पानी जाता था, जल जाता था, उस सब के ऊपर से मकान बना कर रहने लगा। पटना शहर में बहुत सारा नहर है जिसके ऊपर कॉलोनी बस गया हुआ है, नहर नीचे दब गया, तो इसलिए पटना डूब रहा है। पहले जो था वो बड़ा बड़ा नहर बना हुआ था जिससे कि पानी निकलने की सुविधा थी, तो सबको भर करके उस पर मकान बना लिया। अब जाके अभी खोज खाज करके उसका निकालता है पुराना रिकॉर्ड, तो कहता है करे यहाँ तो नहर है, तोड़ो इसको, और उस पर हंगामा होता है। ये नहर कैसे है, हमारा बाप दादा, अरे बापे दादा तक नहीं ना है, 100 साल 200 साल पुराना रिकॉर्ड सब मौजूद है। तो इसलिए कहता है कि बैकवर्ड टेक्नोलॉजी प्राइमरी सेक्टर में है, कृषि में। कृषि में जो लोग गांव के हैं वो जान रहे हैं कि ट्रैक्टर किसी एक आदमी का है और वही चलवाता है भाड़ा पर, और फिर जो अनाज होता है वो लेने वाला भी एक दूसरा महाजन है जो आके अनाज खेत से ही ले जाता है, क्योंकि उसको ले जाने का फैसिलिटी नहीं है। और कहीं भी इतना बड़ा देश है लेकिन अनाज कहाँ जमा होता है, तो गोलघर में, गोलघर के भीतर में अनाज बोरा का बोरा एफसीआई वाला रखता था। अभी रख रहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते, लेकिन हम जब गए थे तो देखे कि पूरा बोरा भरा हुआ है। तो अब है कि बहुत जगह एफसीआई अपना गोडाउन बनाए हुआ वहां रख रहा है। लेकिन गांव में ग्रेनरी अगर होगा तो गांव का व्यक्ति उसमें रखेगा उसको। और कोऑपरेटिव फार्मिंग क्यों फेल कर गया? कोऑपरेटिव फार्मिंग, कॉपरेशन का भावना है ही नहीं, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग कहाँ चलेगा? कॉपरेशन की भावना होगी तब आप किसी एक के प्लॉट पर बड़ा सा गोडाउन बनेगा और उसी में सब अनाज वहां रखा रहेगा और अपने दाम पर उसको बेचेगा, स्टॉक में भी रखेगा, दाम बढ़ेगा तब निकालेगा। यहाँ है कि उपज हुआ नहीं कि खेत से ही आलू उखड़ा और वहीं बोरा में कसाया और वहीं वो ट्रैक्टर पर चढ़ा लेके निकल गया, क्योंकि वो पिछले ही साल पैसा दे दिया था।
और उस पैसे का मैक्सिमम हिस्सा वो खा पी के खत्म ही कर दिया। तो अगला साल जो फसल करेगा उसके लिए वो एडवांस में कर्ज के रूप में पैसा उस महाजन से लेगा। ये महाजन सिस्टम जो है वो टेक्निकली गया नहीं है, वो रूटेड है इन रूरल सेक्टर। और यही कारण है कि रूरल सेक्टर की आमदनी नहीं बढ़ पाती है, उसका सेल्फ अपना कोई फंड नहीं है। और वो अब जो जनधन योजना आया है उसमें भी पैसा डालने की प्रवृत्ति उतना है या नहीं, ये मुश्किल है। उनका भी एक्सपेंडिचर का स्तर हम लोग जैसा नहीं है, कुछ कम है, इसलिए सरवाइव करना आसान है। शहर में बहुत ज्यादा खर्च है, वहां सबको अपना अपना मकान है या झुग्गी झोपड़ी जहाँ रह रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर exists in most of the rural area. This is the root cause of underdevelopment. दूसरा है टेक्नोलॉजी को हम लोग कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, जहां भी लगाना हो, नए टेक्नोलॉजी को जाना चाहते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी को हटाना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कि हटाने का तो सोच रहे नहीं, कैसा लाए। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी is great problem. तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी इज ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडिया। भारतवर्ष में जो टेक्नोलॉजी है वो अगर परिवर्तन भी करते हैं तो किस तरह का टेक्नोलॉजी लगाए, इस पर बहुत ही प्रॉब्लम है चुनने में। तकनीकी चयन भारत के अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण समस्या है। देयर मस्ट बी ए राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीकी चयन का सही चयन होगा तभी देश का विकास होगा और देश में आर्थिक समृद्धि आएगी। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ये दो टेक्नोलॉजी है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ये टू अल्टरनेटिव्स हैं, टू अल्टर। तो सर दोनों तो विरोधी भी तो है, अगर पूंजी पे। हाँ, दो
2 अल्टरनेटिव्स आपको बता रहे हैं, 2 अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। अब कहा है कि किसको चुने। 2 अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। अब इस पर इकोनॉमिक्स कहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इज more employment. Objective is more employment than labor intensive technology is objective is more employment than labor intensive technology is the right choice. अगर मान लीजिए फ्यूचर ग्रोथ रेट is to be highest. Future growth rate is to be highest. Then the right choice of technology is capital intensive. Future growth rate is to be highest. Then the right choice of technology is capital intensive technology. Capital intensive technology. सुनीता जी सर। टेक्नोलॉजी 2 तरह का होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जी और जी। शास्त्री कहता है कि अगर आपको रोजगार चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आदमी को रोजगार दिया जाए, तो आपको क्या करना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाइए। नहीं तो एगो ले आइएगा ट्रैक्टर, एगो ले आइएगा हार्वेस्टर, तो ये सबसे हजारों मजदूर का रोजगार का जो के सब खत्म हो जाएगा, सब मशीनें काम कर देगा आपको। तो आप चाहते क्या हैं? अगर चाहते हैं कि आपका रोजगार बढ़े तो आपका लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी सही होगा। यही बात जो है चाइना में इस बात को रखे हुआ था कि लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। और अमेरिका का एगो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डैम का वहां है, चल रहा है। तो वो आया, कहा कि इतना आदमी आप रखे हुए हैं, इसके जगह पर जमीन काटने वाला, उठाने वाला ये सब मशीन रखिए। तो बोला कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगा तो सबको रोजगार मिलेगा। तो बोला कि कोदाली जो है ना उसको मत रखिए। कोदाल होता है ना? जी सर। देखे हो कि नहीं? यूज भी किए हैं।
अच्छा, तो कहा कि कोदाली से जो ये कटवा रहे हैं मिट्टी, इससे बेहतर है कि सबको एक एक चम्मच दे दीजिए, तब आपका सही लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। क्या मतलब कोदा सर? अरे कोदाली से काटने पर तो ज्यादा कटेगा ना, जी। आज चम्मच से काटेगा तो क्या होगा, थोड़ा एक चम्मच पट्टी निकलेगा। ओहो। तो 100 के बजाय 1000 आदमी लगा हुआ है, दिन भर लगा रहेगा, मट्टी आपको टाइम भी बढ़ते रहेगा। हाँ, कहा कि देन यू रिमूव ए स्पेड, कोदारी को हटाइए, आई गिव देम ए स्पून। तब बात को समझा, कहा कि मशीन लाइए, मशीन से सारा काम कीजिए, और उसमें इतना काम निकालिएगा कि सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। आई बैठा करके जो है कोदाली से निकाल रहे हैं मिट्टी की, लेबर इंटेंसिव है, तो उससे अच्छा है कि चम्मच दे दीजिए और लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी के साथ आपको लेबर एब्जॉर्प्शन का बात सोचिए, वायबल होगा, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, टाइम बार हो जाएगा, उतना समय में आप बना ही नहीं पाइएगा। फिर इन्फ्लेशन है, बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसी को बोला जाता है टाइम ओवर रन, कॉस्ट ओवर रन। भारत में बहुत सारा प्रोजेक्ट इसी तरह से बर्बाद हो गया, बहुत का शिलान्यास धराधर कर देता है इलेक्शन के पहले, लेकिन देखिएगा कि फिर अगर इलेक्शन में दूसरा शिलान्यास होगा, कहेगा कि प्रोजेक्ट में गड़बड़ी था, हटा दिया गया। गड़बड़ी नहीं था, उसका जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है उसमें गड़बड़ी थी। तो अब इसको हम लोग एक चित्र से देखेंगे। ये हो गया TR, ये हो गया TC, और इतना आपको लेबर का। अब गौर से देखिए कि अगर ये लेते हैं आप, तो रोजगार आपका क्या हो गया, बढ़ गया। लेबर हो गया, यहाँ TR हो गया, और देखिए इस चित्र में ये अमर्त्य सेन का चित्र है, AK सेन।
एक्विसेंस डायग्राम। तो ये आपको ए भी हो गया प्रॉफिट, ये हो गया आपको के पॉइंट। के पॉइंट जो है यहाँ ये बता रहा है मैक्सिमम टीआर। अब यहाँ जो है चॉइस 1, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ओके is greater than OL1। ओके हो गया आपको कैपिटल is greater than लेबर। दूसरा जो है चॉइस नंबर 2। चॉइस नंबर 2 है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कैपिटल वही रह जाता है ओके, लेकिन लेबर बढ़ गया।
OL2। capital is less than labor intensive technology, OK is less than OL2। OK से बड़ा हो गया OL2। तो आपको चॉइस है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो इसको कहा जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम रोजगार ज्यादा दें, तब यहाँ पर क्या करेगा कि TR मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, लेकिन टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट जो है AB है, यहाँ प्रॉफिट जो है K KH है। KH ये हाईएस्ट है, TR का मैक्सिमम है। तो इक्वेशन कहते हैं कि आपको चॉइस करना होगा कि क्या चाहते हैं आप। केवल लेबर का रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो आपका प्रॉफिट कम होगा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, फिर भी आपको KH प्रॉफिट होगा। इस टेक्नोलॉजी को चुनिए। अगर आप चॉइस 1 टेक्नोलॉजी करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, तो AB ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो निश्चित रूप से KH TR मैक्सिमम प्रॉफिट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, दुगना है। तो अगर चॉइस 1 कीजिएगा तो कैपिटल री इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत ज्यादा होगा, और इससे फ्यूचर ग्रोथ रेट आपका हायर हो जाएगा। लेकिन अगर चॉइस 2 के साथ चलिएगा तो वो आपको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगा, और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के कारण आपको रोजगार ज्यादा मिलेगा और प्रॉफिट की मात्रा घट जाएगी, AB के बजाय होगा KH। और तब उस स्थिति में आपको रोजगार अधिक होगा और फ्यूचर ग्रोथ रेट तुलनात्मक रूप में स्लो होगा। तो
ये निर्णय आपको लेना है कि फ्यूचर ग्रोथ रेट को बढ़ाने का बात करें कि रोजगार का बढ़ाने का बात करें। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत अधिक है, बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अधिक से अधिक जगहों पर उपयोग किया जाए जहां ये संभव हो और उससे प्रॉफिट आ रहा हो, ज्यादा नहीं आ रहा हो, थोड़ा कम ही आ रहा हो, लेकिन वो रोजगार देगा और पूरे अर्थव्यवस्था में रोजगार का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। भविष्य में ये होगा तो भविष्य तो सबके लिए अनिश्चित है। कोरोना वायरस आ गया तो सबका प्रॉब्लम पलट गया। विकसित देश और अर्ध विकसित देश, विकासशील देश, सबके लिस्ट में कोरोना घुस गया। उसी तरह से हर के लिस्ट से पॉवर्टी हटना चाहिए। जस्ट अपोजिट कीजिए, कोरोना हटना चाहिए, उसी तरह पॉवर्टी भी हटना चाहिए, तभी ग्लोबल डेवलपमेंट सही तरीके से जाएगा। लॉप साइडेड ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहा है। कोई कंट्री जो है 100 तल्ला बिल्डिंग ही बनाने के फेर में लगा हुआ है, जबकि आदमी उसके यहाँ उतना नहीं है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट जब समाप्त होने की स्थिति में हो तभी वर्टिकल डेवलपमेंट में जाना चाहिए। अब बिहार में हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट अगर होगा, गांव-गांव शहर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते कि नहीं पटना में ही गगनचुंबी इमारत हो और सब गांव वाला पटना शहर का फ्लैट खरीदे हुआ है, कोई भी गांव का ऐसा आदमी नहीं है धनवान जिसका पटना शहर में फ्लैट नहीं, और पटना में कोई ऐसा धनवान नहीं जिसका दिल्ली में फ्लैट नहीं। तो ये सिस्टम चल गया था और इन सब के लिए बैंक का जो फाइनेंस है, LIC फाइनेंस है, वो 100%। तो कोई भी समर्थ आदमी अगर करना चाहता है तो कर ले। इसलिए हमको ये तय करना होगा, और कहा जाता है कि इसके लिए बेहतर है कि इंडस्ट्री में हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाएं और एग्रीकल्चर में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाएं। चित्र बन गया? जी सर। जी सर। तो इस पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आप जो है नंबर 1 आपका हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी दो नंबर पर है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी।
कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, तीन नंबर पर कहता है कि रखिए इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। कहा कि 4 नंबर पर रखिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये जो है फोर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कहा कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के अपने देख लिए। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी क्या है? तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का उदाहरण है आपको खादी, ग्रामोद्योग, खादी इंडस्ट्री बोलिए इसको। खादी इंडस्ट्री जो है खादी इंडस्ट्री में आपको लेबर इंटेंसिव, कैपिटल
इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में सिल्क, सिल्क गारमेंट बनाता है। एक्सपोर्ट आइटम, और यहाँ जो है खादी, खादी क्लॉथ, कॉटन गारमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट, खादी क्लॉथ, कॉटन गारमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट, ये सब है आपको लेबर इंटेंसिव भी है, कैपिटल इंटेंसिव भी है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। सर बिहार के लिए तो ये बहुत यूजफुल है। पूरा भारत के लिए है, तो इसीलिए आप देखिएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी सिल्क गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। और तो इसी को कहा जाएगा
इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, इसी को बोला जाएगा इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। तो ये बड़ा ही अच्छा है और इसी कारण से खादी बोर्ड को डेवलप किया गया है। इसी कारण से आप देखिएगा खादी मॉल भी बिहार में खुला है। बड़ा बड़ा जो कैपिटलिस्ट सब है वही इसको नहीं होने देता है। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी जो है गांधी जी भी इस पे बहुत जोर देते थे सर, खादी अपनाइए। गांधी जी का तो जोर ही था, उनके बात को माना नहीं सबने, उनको माना रहता था इस तरह से टू इंडिया नहीं डेवलप करता है, वो भिखार है, एक जो है धनवान है जी। टू टाइप्स ऑफ इंडिया। हाँ, टू टाइप्स ऑफ इंडिया जो हुआ वो नेहरू के कारण हुआ, जो गांधीयन प्लान को लेकर फेंक दिया और दिमाग पर भूत सवार था रूस का, तो रूस के साथ साथ इंडिया को भी 1990 में टूट जाना चाहिए था। जो जिस रशियन मॉडल पर हम लोग चल रहे थे, उस मॉडल वाला कंट्री का क्या स्थिति हुआ? जी सर, टूट गया, सब टूट गया। उस संजोग बनाइए कि उस समय कोई सरकार नहीं थी मजबूत, और जो सरकार थी उसका जो करता धरता था वो ऑनेस्ट आदमी था, इकोनॉमिस्ट भी अच्छा। तो उनको प्रभावित नहीं कर सका। कोशिश तो पूरा किया होगा। उस हम लोग भी सुन रहे थे कि 8 भाग में तोड़ेगा। और डर हो गया कि जितना भी समुद्र के किनारे वाला राज्य है उसको कहीं समझा बुझा के तोड़ न दे। तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को अपनाइए तो बहुत तरह का एब्जॉर्प्शन जो है लोगों का हो जाएगा, खादी इंडस्ट्री का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। पलायन भी रुक जाएगा सर, सबको रोजगार मिल जाएगा। तो खादी इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी प्लस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के अगर फर्स्ट स्टेज पर लेबर इंटेंसिव लगाएगा, इसलिए अभी भी देखिएगा कि खादी में कंबल सस्ता रहता है। गांव-गांव से आदमी जो है खादी का कंबल जारा में खूब बिकता है, क्योंकि उसका तैयारी वो कराता है लेबर इंटेंसिव से। उसी जगह पर फिर आप चले जाइए मॉल में और जो हाई टेक्नोलॉजी वाला कंबल देखिएगा कि सोइएगा तो लगेगा कि पृथ्वी पर है ये नहीं है। ऐसा उसका रजाई जो रहता है जी। और लपेटिएगा तो बहुत मोटा हो जाएगा, उस लपेट दिए एकदम पतला हो जाएगा, खा जाएगा। तो ये सब अपना टेक्नोलॉजी लगाया है, जहां ज्यादा जरूरत नहीं था वहीं ज्यादा खर्च किया है, तो रिच बायर के लिए। सच्चाई यह है कि प्रोड्यूसर का टारगेट होता है रिच बायर। जैसे ही सब खादी टेक्नोलॉजी लाएगा तो पुअर बायर को भी ध्यान में रखेगा, माल भी बिकेगा और रोजगार भी मिलेगा। कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर भीषण बेरोजगारी हो जाएगी तो लूट मार होगा। अमेरिका में हाल में भी कुछ झंझट हो गया था, तो जैसे बिहार में नहीं जाके 50-100 आदमी तोड़ देता है मॉल को, उसी तरह से देखिए कि तोड़ रहा है सब।
इशू उसका जो भी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी बिहारे वाला यूपी वाला अपनाए हुआ था। 200 आदमी लेके आया, पूरा मॉल में तोड़ फाड़ करना शुरू कर दिया। हालांकि वहां गवर्नमेंट स्ट्रांग थी, फायर की, पकड़ ली, अरेस्ट की, जेल में डाली, रोक दी। और लोग भी उस मानसिकता का नहीं है, वो नहीं चाहता है कि शांति डिस्टर्ब हो। यहाँ तो बहुत आदमी को कोई काम ही नहीं है, तो अशांति से उसको थोड़ा एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इसलिए गांधी जी का पकड़ बहुत ज्यादा था। उस जमाने में जब हवाई जहाज और ये सब धनवान लोग उपयोग करते थे, उस समय भी वो ट्रेन से बिहार आए और सब उनको फर्स्ट क्लास में खोज रहा है, और वो थर्ड क्लास से उतर के चले गए। अब भीड़ में कह रहे हैं कि हम तो आ गए हैं, तो लोग कह रहे हम लोग वहां बैंड लेके खड़ा है। तो वो देश के लिए जो सोचते थे, वो देश के व्यक्ति के लिए थे। नेहरू जो है, उनके दिमाग में था कि सुई से लेके जहाज तक सब चीज पब्लिक सेक्टर बनाएगा। मतलब वो व्यापारियों के व्यापारी बन गए, मशीनीकरण के ज्यादा फेवर में थे। औद्योगिकरण। आज जनसंख्या को कांस्टेंट मान लिए। उनके दिमाग में नहीं आया कि हम दो, हमारे एक, उनका भले चला, लेकिन इंडिया में वो प्रिंसिपल नहीं था। और 33 करोड़ आदमी पलट के हो गया 133 करोड़। तो दूरदर्शी सोचने वाला इकोनॉमिस्ट होता तो वो इस बात को ध्यान देता। कम्युनिस्ट कंट्री का क्या वातावरण है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का लोग कैसा है, ये सब चीज को देखने के बाद, और हमारे यहाँ 565 राज्य रजवाड़े को मिला के एक किया गया, तो किस धागा सब चले, सबको रोजगार मिले, तो ये टेक्नोलॉजी दिमाग में नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी क्यों वो ऐसा सोचे? क्योंकि वो चाहते थे कि हम तुरंत जो है बन जाएं क्या, यूएसएसआर के तरह डेवलप्ड कंट्री, विकसित हो जाए तुरंत। विकसित हो जाए। लेकिन वो भूल गए कि वो कम्युनिस्ट कंट्री है और हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ हाई लिटरेसी है, हमारे यहाँ इलिटरेसी है। कभी संभव नहीं है कि हम लोग उस चीज को कर सकें। और इस कारण से वो सोशलिज्म, सोशलिस्टिक सोसाइटी, ये सब टर्म ले आए कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में इंदिरा गांधी सोशलिज्म जो है वर्ड को संविधान में जोड़वाई, और देखिएगा उसमें 2-3 टर्म नया जोड़ा गया। उसमें एक सोशलिज्म भी था, ओरिजिनल में नहीं था सोशलिज्म। सोशलिज्म का भूत बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, व्यक्ति आपका कहाँ है। और यही कारण है कि यूएसएसआर जो है 15 देशों का टूट के 15 देश हो गया, और सब चल रहा है, सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, सब डेवलप कर रहा है। तो वही हाल यहाँ भी करना चाहता था। उस समय अमेरिका का टारगेट था यूएसएसआर, और यूएसएसआर से हम लोग का 20 साल की संधि थी, 20 इयर्स पीस कॉन्ट्रैक्ट था। और संधि से हम लोग के ऊपर कोई विपत्ति आएगा तो साथ देगा। अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपने से सब कुछ कर सकते हैं, वहां से जाके सामान खरीद के लाने का बात हो रहा है। तो खादी इंडस्ट्री का एग्जांपल आपको इंटरमीडिएट इंडस्ट्री का दिए। और लास्ट जो है वो है आपको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बारे में कहता है कि ये जो है ये कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी में कौन सा टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट होगा। तो पहले तो आपका इकोनॉमी
होमोजेनस नहीं है, रूरल है और अर्बन है। रूरल भी जो है प्लेन एरिया का रूरल है, पहाड़ी एरिया का रूरल है, पानी वाला एरिया में भी है। सब में आप एक टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते। अभी जो आदरणीय मोदी जी उद्घाटन किए हैं वो यहाँ का अंडमान निकोबार का पानी का जो फाइबर, समुद्र के रास्ते फाइबर जा रहा है, डिजिटल फाइबर के लिए, डिजिटल फाइबर का। तो कंट्री जो है अब रूस को नहीं देख करके अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। लेकिन रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। तो आपके सारे शांति को भंग करने के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ काफी है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल नेता उभर रहे हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हैं। गांधी के तरह का कोई नेता नहीं आ रहा है जो देश के युवा वर्ग के रोजगार के बारे में सोचे। भूटान देश में क्या हैप्पीनेस इंडेक्स मानता है, हैप्पीनेस है या नहीं। भारत भी अब कह रहा है हम लोग ग्रोथ रेट को डेवलपमेंट का रास्ता नहीं मानेंगे, हैप्पीनेस का मानेंगे। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो अभी चला है, थेलर का बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। जी सर, नोबेल मिला था उनको। हाँ, तो थेलर का जो है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वो बतलाता है कि हैप्पीनेस है नहीं है, ग्रुप में हैप्पीनेस है या नहीं है, कम्युनिटी में हैप्पीनेस है या नहीं है। हम लोग तो कम्युनिटी शब्द का कोरोना के समय में ज्यादा लोग सुना है। क्या कोरोना के समय में कम्युनिटी अफेक्टेड नहीं हो, कम्युनिटी रेट पर कोरोना नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग को प्रयत्न करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1951, जबकि पंडित नेहरू 1951 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए। अगर वो कार्यक्रम सचमुच में चला होता ट्रू सेंस में, सबको ही रोजगार मिल गया होता। लेकिन इसी को कहते हैं गवर्नेंस डेफिसिट, कि सरकार की यहाँ चूक हो गई। जो बीच में इंटरमीडियरीज थे, दलाल थे, मीडिया में बीच वाले बिचौलिए थे, वही सारा खा गए। और इसका हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपये में 15 रुपया ही बेनिफिशियरीज को नीचे मिल पाता है। अभी के प्राइम मिनिस्टर जो हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी को लागू किए हैं कि 200 रुपया किसान को 2000 रुपया जा रहा है, तो किसान के अकाउंट में 2000 रुपया सचमुच में चला गया। ये एक नई घटना जो है गेम चेंजर है। पहले के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बैंक से भी अगर आप कर्जा लेने जा रहे हैं तो 100% बेनिफिशियरी के हाथ में नहीं आ पाता था। बीच में जो इंटरमीडियरी है वही हमारे देश को खा गया। कोई काम करने जाइए तो बीच में एक आदमी खड़ा है जो आपके काम को होने ही नहीं देगा, और उसके थ्रू जाइए तो काम हो जाएगा। सर अभी भी तो लोग पैसा मांग देता है कि उसमें से इतना दीजिए तब निकालेंगे, निकलवाएंगे। है लेकिन कम है। सबको करता है, करने को तो सुनते हैं कि अभी भी कर रहा है। जिसका काम ही वही है तो उपाय निकाल लेगा ना। बड़ी मछली अगर नहीं है तो पोठिए निकाल के बेचना शुरू कर देगा। देखिएगा लेके बेच रहा है छोटी छोटी मछली, तो वो रहता है। लेकिन गवर्नमेंट डेफिसिट
और कॉन्शसनेस अमंग द पीपल, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैसे अभी पीपल कॉन्शियस हो गया तो मास्क पहन के जो रोड पर चल रहा है, जहाँ की फोटो टीवी में देखिए तो बहुत मास्क पहने रहता है, कोई नहीं भी पहने रहता है तो टीवी का देखेगा तुरंत मुंह पर चढ़ा देता है, तो उसमें कॉन्शियसनेस आ रहा है। तो कहता है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बारे में कहता है कि we have to find out appropriate technology for different parts of our country. We have to find out appropriate technology for different parts of our country. ऐसा खोज के, ऐसा रिसर्च करके, ऐसा लोगों से पूछ के डेवलप करने का जरूरत है, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। अभी जैसे सरकार कर रही है कि रोबोटिक्स है ना, रोबोटिक्स का प्रयोग कीजिए, क्लाउड्स का प्रयोग कीजिए। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सारा बात क्लाउड्स में चला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, तो ये सब बात कीजिए आप, लेकिन इसका सिलेक्शन डिफेंस में हो और वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हो, वहां हो। लेकिन इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को भी प्रसार कीजिए ताकि अधिक से अधिक रोजगार भी मिले और उत्पादन भी हो। देश में व्यक्ति रहेगा तभी देश होगा। एक आदमी कह रहा था कि सब मर जाएगा तो अभी आदम और हवा जो है था, दूगो से बढ़ के हो गया। हम यही पकड़े रहिए, तो दूगो में आप ही हस्बैंड वाइफ रहिएगा कि और किसी कोई होगा, कौन दूगो रहेगा? तो ये सोच है, हर सरकार सोच रही है कि हम आदमी को बचावें, जो संभव प्रयास कर रहे। तो वो कह रहा है कि कोई देखिएगा ना, बहुत कह रहा है कि कोरोना वायरस कोई चीजें नहीं है, एक साजिश है। बहुत वीडियो वायरल किए हुआ है। और इसी तरह से 1918 में भी जब आया था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, करोड़ों लोग मर गया उसमें, समझे तब तक धर दिया, सीरियसली लिया ही नहीं लोग। हाँ, अरे चेचक होता था, चेचक में बहुत लोग मर जाते थे। इसी तरह का ना वायरस था। जी सर, ये गांव में तो हैजा और डायरिया में, डायरिया, अभी भी डायरिया से ही ज्यादा लोग मरता। डेथ रेट हमारे यहाँ जो है उसका मेजर कॉज जो है डायरिया है। बीमारी हुआ समझे तो तक मर गया। तो हम लोग इसके बाद इसी निष्कर्ष पर हम लोग आएंगे कि इन सारे चीजों को सही तरीके से देखने के बाद ही हमारे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उसके अनुरूप जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बने, पॉपुलेशन पॉलिसी बने, इन्वायरमेंटल पॉलिसी बने, एग्रीकल्चरल पॉलिसी बने, एक्सपोर्ट पॉलिसी बने, इंपोर्ट पॉलिसी बने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पॉलिसी बने। सारा पॉलिसी जो है इसको ध्यान में रख करके बनाना आवश्यक। 15 अगस्त को क्लास बंद है, ये नोटिस आप लोग को मिल गया है ना? जी सर। जी सर। 15 अगस्त कब है? कल ही। हाँ, इसलिए कह दिए हैं। सुबह की क्लास में नोटिस भेजवाए थे, सुबह में मिला था कि नहीं? हाँ सर, मिल गया। तो इसको चित्र को बना के आप लोग, अभी वाला जो चित्र एक है राइट वाला,
ये लेबर इंटेंसिव है, उसको बना के भेजिए। दैट्स ऑल, योर क्लास इज ओवर, थैंक यू। और सर संडे को? संडे को होगा। ठीक।